आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नए सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए जो है वो डेली एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनको जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको देते हैं। और ये हमारी सीरीज है गोट के नाम से। गोट यानी कि बकरी नहीं होती है, गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यानी कि ये जो आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं और फीडबैक आपका अच्छा मिल रहा है और मुझे भी जो है वो मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों के फीडबैक से, तो इसलिए आप लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ ये जो आपकी गोट सीरीज चल रही है उर्दू की लिहाज से, वो जो है वो किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है बल्कि आप मुख्तलिफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए जो है वो इसमें जो है मैंने कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन क्वेश्चन जो है वो उसमें जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं। चाहे आप DSSB PGT, DSSB TGT, UP TGT, UP PGT, BPSC या और अदर स्टेट एग्ज़ाम, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड, वेस्ट बंगाल, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपने उर्दू मजमून का इंतखाब किया है तो आप लोगों के लिए ये सेशन और ये सीरीज जो है बहुत कारआमद होने वाली है। हमने काफ़ी सारे सेशन कर लिए, तकरीबन 9 से जो है वो सेशन पूरे हो गए हैं और आज हमारा जो है वो 10वां सेशन है। और उसी 10वें सेशन में आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में क्या है? ऑप्शन ए है खाका, ऑप्शन बी है तंजो मज़ा, ऑप्शन सी है इंशाइया और ऑप्शन 4 है ड्रामा। तो ये पहला सवाल है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में क्या है? खाका है, तंजो मज़ा है, इंशाइया है या ड्रामा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो है वो क्या है? तंजो मज़ा है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खोजी किस कहानी का किरदार है? फसाने आज़ाद का, बेवा का, कफन का या एक चादर मैली सी? तो खोजी जो है वो उर्दू में एक बहुत शाहकार और मारूफ किरदार है जो है फसाने आज़ाद। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फसाने आज़ाद। इसका जो है ये क्या है? किरदार है, बहुत मशहूर जो है वो किरदार है। इसी तरीके से जो कफन है इसके भी तीन किरदार अहम है, माधो, गेसु और बुधिया। राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली सी, इसके भी किरदार बहुत अहम है। 3 किरदार हैं जो आपको पता होने चाहिए, तलुका, रानो और मंगल। इसके अलावा बेवा भी जो है वो बहुत अहम अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। इसमें जो है वो एक बेवा की कहानी को जो है वो पेश किया गया जिसका नाम प्रेमा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिलावर खान किसका किरदार है? बागो बहार का, अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती या उमराव जान अदा? क्वेश्चन नंबर 3 है और दिलावर खान जो है वो किरदार किसका है? उमराव जान अदा का। उमराव जान अदा जो है वो नॉवेल है जो लिखा गया 1899 में। ये क्या है? नॉवेल है। और नॉवेल किसका है तो आप लोग बता सकते हैं। ये नॉवेल लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रस्वा है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रस्वा का ये क्या है? नॉवेल है। और ये नॉवेल कैसा है आप लोग बता सकते हैं। ये नॉवेल जो है वो नफ्सियाती नॉवेल है। नफ्सियाती नॉवेल क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो अमीरन की नफ्स की जो है वो आप बीती जो है वो बताई गई है। अमीरन का नाम ही क्या है? उमराव है। बाद में जब वो तवाइफ बन जाती है तो अमीरन का नाम उमराव पड़ जाता है। और ये नफ्सियाती नॉवेल है जिसमें अमीर की क्या होती है? आप बीती जो है वो होती है। ठीक है, और इसका उमराव जान का तखल्लुस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं अदब। ठीक है, और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि इसमें कितने अबवाब हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें 25 अबवाब हैं और हर बाब पे जो है वो एक शेर जो है वो क्या होता है? इसमें होता है। तो इसलिए आप लोग इसे भी जो है वो सही तरीके से याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी जो है वो सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। मार्कस किस ड्रामे का किरदार है? यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, अनारकली या इंद्र सभा? तो मार्कस जो है वो किसका ड्रामे का किरदार है? यहूदी की लड़की। और इसके जो मुसन्निफ का नाम है वो है आगा हशर काश्मीरी।
ये आकाशा काश्मीरी का क्या है, ड्रामा है। और यहूदी की लड़की जो है वो 1911 में लिखा गया। और ये क्या है, एक तबसरा ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक तर्जुमा किया गया था, द ज्यूज। ये एक ड्रामा है द ज्यूज, उसका जो है वो उर्दू तक तर्जुमा किया गया 1911 में। और आकाशा काश्मीरी ने इसे कहाँ पर लिखा, हैदराबाद में। ठीक, कहीं कहीं आपको 1911 मिलेगा, कहीं कहीं आपको जो है वो 1913 मिलेगा। और यहूदी की लड़की में याद रख लीजिएगा, यहूदी की लड़की, तो इसमें यानी कि 3 वर्ड दिए गए हैं, यहूदी की लड़की। तो इससे आप लोग बता सकते हैं कि ये 3 एक्ट पर क्या है, मबनी है। और लड़की बालिग कितने साल की होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, 18। तो याद रख लीजिएगा कि इसमें 18 सीन है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो याद रखेंगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। छोटी छोटी ट्रिक्स से और छोटे छोटे पॉइंटों से ही आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का ताल्लुक किस शायर से था? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का ताल्लुक किससे है? मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब से है, क्योंकि गालिब जो है वो क्या है, इनके उस्ताद थे। और मिर्ज़ा मुंशी हरगोपाल तुफ्ता क्या थे, शागिर्द थे। तो याद रख सकते हैं। गालिब की पैदाइश हुई है 1797 में। और याद रख लीजिएगा इनकी वफात हुई है 1869 में। और गालिब ने अपना गालिब तखल्लुस कब रखा? 1816 में इन्होंने जो है वो तखल्लुस रखा। इससे पहले क्या तखल्लुस था, तो आप लोग बता सकते हैं। इनका तखल्लुस क्या था? असद। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक शागिर्द थे जो असद जो है वो ऑलरेडी क्या रखते थे, तखल्लुस रखते थे। तो जब गालिब को पता चला कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक अदना सा शागिर्द भी असद तखल्लुस रखता है, तो उन्होंने अपना तखल्लुस चेंज कर दिया और गालिब रख लिया। और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से गालिब का नाम गालिब पड़ा 1816 में। इसके अलावा जो है वो गालिब की वफात है 1869 में। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। और वफात कहाँ पर हुई है? पैदाइश कहाँ पर हुई है? पैदाइश हुई है आगरा में। ये आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? ट्रेन को, ऑटो को, बाइसिकल को या जहाज को? ये एक बहुत ही मशहूर जो है वो क्या है, इंशाइया है मरहूम की याद में, पितरश बुखारी का। तो इसमें बताया गया है कि मरहूम क्या है। एक इसी से मिलती जुलती एक और तसनीफ होती है जिसका नाम होता है वालदा मरहूम की याद में। वालदा मरहूम की याद में, ये क्या है? ये मरसिया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। और मरसिया किसका है? ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपनी वालदा के लिए। ठीक है, जिनका नाम था इमाम बीबी जो है उनकी नाम था। तो यहाँ पे वालदा मरहूम की याद में मरसिया है, लेकिन यहाँ पे मरहूम की याद में पूछा गया। तो यहाँ मरहूम की याद में मरहूम से पूछा गया है, क्या मुराद है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मरहूम की याद में मरहूम क्या है? बाइसिकल है। और इसकी कीमत भी पूछी जाती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 40 रुपये। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक दावा है और एक दलील है। दावा है उर्दू हिंद आर्याई ज़बान नहीं है। दावा जो है वो गलत हो गया, क्योंकि उर्दू जो है वो हिंद आर्याई ख़ानदान की ज़बान है। और दलील दी गई है इसलिए कि इसका रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी से माखूज़ है। ये बात सही है कि अरबी और फ़ारसी से जो है वो इसका माखूज़ है। और इसका जो रस्मुल ख़त है वो है ख़त नस्तालिक। क्या है? ख़त नस्तालिक जो है वो इसका रस्मुल ख़त है। तो दावा गलत दिया गया है। अब देखिए, दावा गलत है और दलील सही, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दावा जो है वो गलत है और दलील जो है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पे रस्मुल ख़त की बात की जा रही है, तो आप लोग उर्दू का रस्मुल ख़त मैंने आपको बता दिया, ख़त नस्तालिक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदी का रस्मुल ख़त क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं देवनागरी है। रस्मुल ख़त का मतलब होता है लिपि। इसी के अलावा कभी कभी पूछ लेता है इंग्लिश का क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं इंग्लिश का है रोमन। इसके अलावा क्योंकि पंजाबी से भी ताल्लुक है उर्दू का, तो पंजाबी का जो रस्मुल ख़त माना गया है वो माना गया है गुरुमुखी। ठीक है, तो ये चारों रस्मुल ख़त अक्सर एग्जाम में आते हैं। उर्दू का रस्मुल ख़त ख़त नस्तालिक है, हिंदी का देवनागरी, इंग्लिश का रोमन और पंजाबी का गुरुमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से एक सवाल दिया गया है, दावा और दलील का दिया गया है। दावा है हाल ही का शुमार
उर्दू के अहम सवाने निगारों में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उर्दू में जो सवाने निगारी का आगाज़ है, उर्दू में जो सवानी की इब्तिदा हुआ है वो अल्ताफ हुसैन हाली ही ने डाली है। कब डाली है? 1886 में, 1886 में। और कौन सी लिखी? हयात सादी। इसके बाद यादगार गालिब 1897 में लिखी है, और हयात जावेद जो है वो 1901 में लिखी है। तो ये बात जो है वो सही है, दावा सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सवाने हयात लिखी हैं शेख सादी की, असदुल्ला खां गालिब की और सर सैयद अहमद खां की, और तीनों का जिक्र जो है वो दलील में दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद फिर एक दावा और दलील दिया गया है। सर सैयद की तमाम तर काविशें सिर्फ तालीम पर मरकूज है। बात बिल्कुल सही है। दलील, उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। बात ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दावा सही है और दलील भी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नुकूस सुलेमानी किसकी तख्लीक है? ये एक तहकीक निगार है, इनकी जो है वो तख्लीक है नुकूस सुलेमानी। अल्लामा शिबली नोमानी, ज्ञानचंद जैन, गोपी चंद नारंग या सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 4। और ये कब लिखी गई तो आप लोग बता सकते हैं? 1939 में। और इस किताब में क्या बताया गया है कि उर्दू सिंध में जो है वो क्या हुई है? तैयार हुई है। और सिंध कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। और पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंज का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है दरिया, यानी कि नदी। पंजाब में जो है वो 5 नदी होकर गुजरती हैं, इसलिए इसको जो है वो पंजाब कहा जाता है, यानी कि आप का मतलब होता है पानी, इसलिए 2 आप कहा जाता है गंगा और जमुना के दरमियान के हिस्से को जो उपजाऊ होती है। इसके बाद उर्दू जबान में हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? हुरूफ तहजी का मतलब होता है वर्णमाला। ठीक है, उर्दू की वर्णमाला को हम लोग क्या कहते हैं? हुरूफ तहजी कहते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं अल्फाबेट। ठीक है, ये ले लीजिए अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। हिंदी में कितनी वर्णमाला होती है? 52। तो इसी तरीके से उर्दू में आपको बताना है कि उर्दू में हुरूफ तहजी कितने होते हैं? 38, 39, 33 या 30। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको बताना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38। हालांकि अगर ऑप्शन 36 होता तो 36 भी माना जाता, लेकिन 36 नहीं है तो हम लोग 38 लगाते हैं। 36 क्यों? क्योंकि बाज लोग हमजा और नून गुन्ना को जो है वो हुरूफ तहजी मानते हैं, तो इन दोनों को मिला के हो जाते हैं कितने? 38। हालांकि वैसे कितने होते हैं? 36। क्योंकि बाज लोग हमजा और नून गुन्ना को क्या मानते हैं? अलामत मानते हैं, यानी कि मात्रा मानते हैं। तो ऑप्शन में अगर 38 होता तो 38 लगाते, 36 होता तो 36 लगाते, लेकिन अगर दोनों होते तो हम लोग फिर 36 लगाते। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 38 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 38 लगाएंगे। ये हो गए 38। ठीक है, इसके अलावा 14 होते हैं हमारे हिकारी हर्फ। ठीक है, हिकारी हरूफ या हिकारी हर्फ, उनकी तादाद होती है 14, तो ये भी कितने हो जाते हैं? 52। हिकारी हर्फ की पहचान ये है कि वो इस वाले हाथ से जो है वो मिलकर बनते हैं, जैसे धा, जैसे भा। ये क्या है? हिकारी हर्फ होते हैं, और ये जो है वो हाथ से मिलकर बनते हैं, जिसे हम लोग हेदो चश्मे के नाम से भी जो है वो जानते हैं। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें आला या इसमें कैफियत। तो यहाँ पे जो है वो इसम का मतलब क्या होगा पहले ये समझिए। इसम कहते हैं हम लोग संज्ञा को, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, किसी वस्तु, जगह या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अ नेम, प्लेस ऑफ थिंग्स, नाउन कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा उर्दू में कहते हैं किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो पूछा गया है कि इसमें आम किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें की जो है वो 2 इकसाम होती है, इसमें आम और इसमें खास। जो इसमें खास होती है उसे हम लोग कहते हैं इसमें मारफा, जिसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि दुनिया में एक होती है द, जैसे ताजमहल एक है, जामा मस्जिद एक है, शाहरुख खान एक है, चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी एक है, शबरोज एकेडमी एक है। यानी कि जो दुनिया में एक चीज होती है, वाहिद होती है, उसे हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इसमें खास। ठीक है, इसकी 5 किस्में होती हैं, जिसमें कुनियत होती है,
तखल्लुस होता है, उर्फियत होती है, निस्बत होती है और तखल्लुस होता है। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा पहलू होता है जिसे हम लोग कहते हैं इसमें आम, ये होती है इसमें नकरा। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब है कि एक से ज्यादा चीजें होती हैं, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और इसमें आम को जो इसमें नकरा कहते हैं। और इसकी भी क्या होती है, 5 इकसाम होती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुले अजायब किसका तस्करा है, असद अली खान, हमीद औरंगाबादी, गुलाम हमदानी मुसफ़ी या मीर असद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असद अली खान जो है वो इसके मुसन्निफ है गुले अजायब तस्करा के। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज ला फानी में ला क्या है, ला का मतलब होता है नहीं। इसलिए जब हम लोग कलमा पढ़ते हैं या जब हम लोग अपने ज़बान मुबारक से अपने नबी के तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि खुदा एक है, तो सबसे पहले हम लोग ला कहते हैं। ला का मतलब होता है इनकार करना, कि हम लोग जो है वो इनकार करते हैं किसी को मानने से सिवाय एक के। तो यहाँ पे जो आया है वो ला जो है वो बताता है कि ये क्या है, साबिका है, लाहिका है, हरफ ख़ास है या बैत है। ठीक है, ये मक्खी बताने क्यों आ रही है, ये मक्खी फिल्म है ना एस राजामौली की, ये कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है, आज सुबह से परेशान कर दिया। तो लफ्ज लाफानी में क्या आया है, ला क्या है, लाहिका, साबिका, हरफ ख़ास या बैत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साबिका। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, और इसका एक दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो है वो लास्ट में आता है, उपसर्ग जो है वो पहले आता है। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, जब हम लोग हुरूफ तहजी पढ़ते हैं यानी कि अलिफ बे पे ते पढ़ते हैं तो उसमें सीन पहले आता है और ला जो है वो बाद में आता है। तो इसे याद रख लीजिएगा, जो पहले लफ्ज आते हैं वो क्या होते हैं साबिका, और जो बाद में आते हैं वो क्या होते हैं लाइक। जैसे अनपढ़, ठीक है, अनजान। तो इसमें पूछा जा सकता है कि अनजान में अन क्या है, तो जो पहले पूछा गया है वो हमारा हो जाता है साबिका। ठीक है, जैसे ला फानी में ला पूछा गया है। लाइका जैसे खानदान, ठीक है, पानदान। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पूछा जाएगा, लास्ट वाला सेम होगा। तो लास्ट वाला जब सेम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। वह ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, साबिका पूछा गया है या लाहिका। साबिका पहले आता है और लाहिका जो है वो लफ्ज के बाद में आता है। आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होने का क्या मतलब है, बहुत आसान है, ऑप्शन हो जाएगा प्यार करें। आगे बढ़ते हैं। तशबीब किस सिंफ का हिस्सा है, तशबीब जो है वो कसीदे का हिस्सा है, ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखते हैं। गजल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है शाह, बैतुल गजल, शाह गजल या बैत सानी। ठीक है, ये आपको बताना है गजल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है। तो गजल जो है वो बहुत मशहूर सिंफ है और उर्दू में जो है वो सबसे कदीम से मानी जाती हैं। और उर्दू में जो कसीदे का वो गजल का आगाज होता है वो अमीर खुसरो से जो है माना जाता है। तो गजल के सबसे अच्छा शेर को हम लोग क्या कहते हैं, बैतुल गजल कहते हैं या शाह बैत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शाह के आगे बैत नहीं लगाया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बैतुल गजल। जैसे मैं आपको एक गजल है मीर गालिब की है, बना है शाह का मुसाहिब, फिर है इतरा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये जो है वो उनकी गजल का क्या है, एक मक्ता है। मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे इसी से मिलता जुलता एक और शेर है, मीर उन्नीन बाज आंखों में सारी मस्ती शराब पीसी है। तो इसमें मीर आया है, ये भी क्या है, मक्ता है। तो जिस गजल में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है यानी कि अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि गजल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बताया बैतुल गजल। सबसे अच्छा शेर का मतलब होता है कि वो मशहूर हो जाता है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि बना है शाह का मुसाहिब, फिर है इतरा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इसी का एक शेर है, गजल का ही शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आँखी से न टपका तो लहू क्या है। तो ये पूरी जो गजल है उसमें जो सबसे मशहूर शेर है वो यही है। अब ये कैसे होगा, जैसे एक और शेर है बदरुल सुल्तानपुरी का, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी के अलावा फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, उसका भी एक शेर है, आपने पढ़ा भी होगा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये जो शेर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कोई डायलॉग होता है वो मशहूर हो जाता है, फिल्म अपनी एक अलग तरह की होती है और डायलॉग जो है वो अपना एक मशहूर हो जाता है। तो इसी तरीके से गज़ल एक पूरी मशहूर होती है, लेकिन जो उसका एक शेर मशहूर हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, जो भी ज़्यादा शेर मशहूर होगा वही क्या हो जाएगा, बैतुल गज़ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुखसत और आमद, आसान सा सवाल है, तीसरा हो जाएगा मरसिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ है, प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शर, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा या रतन नाथ शरशाह। तो फसाने आज़ाद हमने अभी पढ़ा था, आंसर हो जाएगा 4, रतन नाथ शरशाह। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नस्ली सिन्फ नहीं है, नस्ली सिन्फ से मुराद यहाँ पे क्या दिया गया है, नज्म, ड्रामा, अफसाना या दास्तान। ड्रामा भी नस्र है, दास्तान भी नस्र है और अफसाना भी नस्र है। तो यहाँ पे नस्री नहीं पूछा गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि नज्म। हालांकि एक सिर्फ अगर और हो जाती नॉवेल, तो ये चारों जो है वो क्या मानी जाती हैं, अफसानवी नस्र मानी जाती है, यानी कि मरकजी नस्र जो है वो मानी जाती है चारों, दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंद्र सभा क्या है, नज्म है, ड्रामा है, अफसाना है या दास्तान। तो इंद्र सभा जो है वो क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे शायद मिसिंग में, ठीक है, नज्म, ड्रामा, अफसाना या दास्तान। तो आंसर हो जाएगा ये ड्रामा। इंद्र सभा जो है वो ड्रामा है और ये कब लिखा गया, 1852 में लिखा गया और इसके मुसन्निफ का नाम था अमानत लखनवी। और इसे जो है वो उर्दू में क्या माना जाता है, उर्दू में जो है वो पहला ड्रामा माना जाता है। अब एक सवाल आता है कि इंद्र सभा में जो है वो कितने किरदार हैं। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि हमने इसे कई बार बताया भी है कि इंद्र सभा के जो नाम है उसी में जो है उसका किरदारों के नाम जो है वो छुपे हुए होते हैं और उनकी तादाद भी छुपी होती है। देखो, इंद्र में अलिफ, नून, दाल और रा 4, सीन, बा, हा और अलिफ 4, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। याद रख लीजिएगा कितने किरदार, 8 किरदार हैं। और एग्जाम में सवाल आया था कि इसमें कितने नफ्सियाती किरदार जो हैं वो महिलाओं के यानी खवातीन के कितने हैं या परी कितनी है। तो आंसर था 4 परियों के नाम हैं, जो 4 औरत हैं और 4 जो है वो मर्द के हैं। तो इस तरीके से जो आप लोग याद रख सकते हैं, इंद्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, इंद्र अलग हो सकता है और सभा जो है वो अलग हो जाएगी। तो 4 जो है वो मर्द के किरदार हैं और 4 जो है वो किसके हैं, औरत के किरदार हैं। 4 परी के नाम आपको याद होगा, सरस परी, नीलम परी, पुखराज परी और लाल परी। इस तरीके से 4 जो है वो परियों के नाम है और 4 ही जो है वो मर्दों के नाम है, जिसमें एक राजा इंद्र हो जाते हैं, एक गुलफाम हो जाता है और 2 देव हो जाते हैं, लाल देव और काला देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नॉवेल की जबान के लफ्ज है, तुर्की, इंग्लिश, इतालवी और लैटिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये इतालवी जबान का लफ्ज है नॉवेल। प्लॉट किस सिन्फ का जुज नहीं है, नज्म का, ड्रामे का, अफसाने का या दास्तान का। तो प्लॉट जो है वो किसमें नहीं होता है, तो होता है नज्म में नहीं होता है, अफसाने में होता है, दास्तान में भी होता है और ड्रामे में भी होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चक्की नामा के मुसन्निफ का नाम क्या है, निजामी बैदरी, मुल्ला नुसरती, बंदा नवाज गैसो दराज या मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चक्की नामा जो है वो उर्दू की पहली नज्म है जो बहमनी दौर में लिखी गई है। अब बहमनी दौर में देख सकते हैं कौन कौन से शायर हैं, इसे हम लोग 50-50 में ले लेते हैं, ठीक है। केबीसी में भी आता है ना, अगर नहीं सवाल होता है तो उसे 2 में डिवाइड कर लेते हैं। नुसरती आदिल शाही दौर से है और कुतुब शाही से मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, तो 2 तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं निज़ामी की और बंदा नवाज गैसो दराज की। निज़ामी ने कोई नज़म नहीं लिखी है, उन्होंने मरसिया और मसनवी लिखी है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है हमारा ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज। ये जो है वो चक्की नामा नज्म है और उर्दू की पहली नज्म भी किसको माना जाता है, चक्की नामा को माना जाता है। इसके बाद कदम राव किसकी तसनीफ है, वली मोहम्मद, मुल्ला वजी, निज़ामी की और गवासी की। तो कदम राव बहमनी दौर में लिखी गई है। अब आप लोग देखिए
कि बहमनी दौर का कौन कौन से शायर हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, वली मोहम्मद भी नहीं है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 यानी कि निज़ामी बैरवी। पूरा नाम नहीं है, फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बैरवी जो है वो पूरा नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कदमराव पदमराव। मसनवी का जो मुसन्निफ है उसका नाम है फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बैरवी।